तो इस टाइम पे भी यस इस टाइम पे तो जितना भी आपको डाउट्स हो तो उसको आप क्लियर करिए। 1 महीना ही बचा होगा, तो लास्ट 1 मंथ में आपको जितना एफर्ट मारना है अपना, तो उसको भी टारगेट करते हुए कि जो क्वेरीज हो रही हैं, और इवन अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कोई आपको क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। आई विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आप इन द मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेशन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, द चैट बॉक्स। ठीक है ना? यस। तो First of all, Devin, thank you for having me here, या for organizing this Zoom meeting so as to help the fellow students who are preparing for GATE and engineering services examination. यस, Mm. so let's welcome all the learners and aspirants. तो ये लर्नर्स, डियर लर्नर्स, ये मीटिंग सिर्फ आपके लिए है। आपको एक इंफॉर्मेशन देना था। और हम सोच रहे थे कि अभी जैसा कि रजत दीक्षित इज ऑल इंडिया रैंक 10, अभी उसका रिजल्ट आया है। एंड अभी उसका रिसेंटली ज्वाइनिंग होने वाली है ईएसी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो you have opportunity to talk to him. And I am also all India rank 5 in GATE 2018 electrical engineering. So we both are available to talk to you. और जो भी आपको डाउट रहेंगे, मोस्टली अभी आप सभी लोग गेट या फिर ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यस और नो? तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे, आपको एट द एंड ऑफ सेशन हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो इन इन द मिडिल आपको ये सब क्लियरिफाई हो जाएंगे। पर लेकिन इन केस अगर कोई डाउट ऐसा रह जाए कि आपको पूछने का मन है, तो यू कैन लीव इन द चैट सेक्शन एंड वी विल एंटरटेन योर डाउट्स। सो लेट्स नो फ्रॉम आवर गेस्ट रजत दीक्षित। तो रजत दीक्षित, सबसे पहले आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए कि मतलब जैसा कि यू हैव अचीव्ड दिस milestone, you have achieved, first of all congratulations for all India rank 10. Thanks, Okay, buddy. yes, so how did you proceed? आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब आपका बेसिक्स का लेवल क्या था, और फिर आपको बेसिक्स का जो जो फाउंडेशन से जो ये बिल्डिंग क्रिएट किया, तो उसकी थोड़ा स्टोरी और शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ करिए। जैसे मैं बता दूं कि जैसे मेरा जो था कि मेरे को गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, तो इसका जो एक मोटिवेशन कह सकते हैं, तो वो आया था बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब जब दिसंबर का टाइम होता है अपना, जब थर्ड ईयर में दिसंबर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि मेरे को गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहिए, एज बिकॉज कि अप टू दैट टाइम हमारे सारे मेजर सब्जेक्ट्स हो चुके होते हैं। थर्ड ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मशीन से पावर सिस्टम भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं एनालॉग है, डिजिटल है, सिग्नल सिस्टम्स हैं। तो एक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि आपको किस तरफ आपका मतलब इंक्लिनेशन है, कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंक्लिनेशन है, या आपका मतलब पीएसयूज में वर्क करने का आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट की तरफ जाना है। क्योंकि बाय द आपको थर्ड ईयर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इवन सेकंड ईयर में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड ईयर तक आते आते थोड़ा पिक्चर क्लियर होता है कि हम लोग को फाइनल ईयर में कैसे प्रोसीड करना है, whether we should have to devote our whole final year for GATE engineering services preparation, or to go for college placements and to join a private sector job. तो दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट जैसे मेरा था कि मेरे को थर्ड ईयर के एंड में पता चला था कि मेरे को गेट की तरफ और इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ जाना है। प्राइमरी टारगेट मेरा इंजीनियरिंग सर्विस ही था, गेट तो उतना नहीं था। और मैं तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो था, तो मैंने अपना एक पोस्टल कोर्स मैंने ऑर्डर कर लिया था प्रिपरेशन के लिए, एज बिकॉज कि कानपुर में सच कोचिंग का फैसिलिटी मेरे को कहीं दिखता नहीं था। तो मेरे को ये लगा कि एक डायरेक्शन मिल जाएगा, तो मैंने एक पोस्टल कोर्स ऑर्डर कर लिया था। तो मैंने उसी से प्रिपरेशन किया थ्रू आउट माई फाइनल ईयर। तो जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे माइंड में एक स्ट्रेटेजी ये थी कि नियर अबाउट 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो 9 to 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे गेट में। तो मैं पर मंथ या 1 सब्जेक्ट खत्म करूंगा। जैसे पहला सब्जेक्ट मैंने जो स्टार्ट किया था वो कंट्रोल सिस्टम था, जनवरी में, 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। तो मेरे को नियर अबाउट 30 डेज लग गए थे। तो मेरे को लगा था कि जो मेरे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कंट्रोल सिस्टम है, मशीन्स है, पावर सिस्टम है,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये नियर अबाउट मेरा 1 मंथ लेगा। और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में एफटी है, और आपका डिजिटल है, ये नियर अबाउट 15 डेज में मेरा खत्म हो जाएगा। तो समहाउ मैंने इस तरीके से फाइनल ईयर और अपने प्रिपरेशन को मैनेज किया था, तो मेरा सिलेबस सितंबर तक ओवर हो गया था। तो अब हमारे पास क्या होता है, सितंबर का बचा है, सितंबर और के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ये 4 to 5 मंथ्स हमारे पास होते हैं, जिससे हमको क्या करना है कि अब टेस्ट सीरीज देना है। तो मेरा ये आगे टारगेट था कि मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। तो इन द मीन वाइल मेरे को ये फील आ गया था कि अभी बिकॉज फाइनल ईयर में हमारा प्रोजेक्ट रहता है, और थोड़ा फाइनल ईयर की भी एकेडमिक्स तो रहता ही है। तो उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग सर्विस का प्लान ड्रॉप करना पड़ा मेरे को एट द एंड, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो ईएससी का प्रीलिम्स पेपर 1 के प्रिपरेशन है वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने ये टारगेट किया कि मैं अभी गेट पे फोकस करता हूँ पूरा, और ईएससी पे अभी उतना फोकस नहीं करता हूँ। तो मैं पहले गेट में एक अच्छे पीओसी में जॉब ले लूँ, उसके बाद मैं ईएससी में फिर से अपियर दूंगा। तो ये मेरा बैक ऑफ द माइंड में आ गया था, बिकॉज मैं फाइनल ईयर में थोड़ा प्लेसमेंट की तरफ भी डाइवर्ट हो गया था। तो मेरा स्टूडेंट्स को थोड़ा ये भी सजेशन है कि आप बहुत क्लियर कट रहो अपने में कि आपको करना क्या है एटलीस्ट एट द एंड। अगर आपको पीएसयू की तरफ भी जाना है, या फिर गेट की तरफ भी जाना है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ जाना है, तो उस पर ही फोकस करो। प्राइवेट सेक्टर या कॉलेज प्लेसमेंट की तरफ जाना तो उस पर फोकस करो। हम बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जो दोनों तरफ भागते हैं, तो एट द एंड मतलब फिर वो थोड़ा उसमें एट द एंड आप मैशअप कर देते हो सारी चीजों को। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ था। तो इस तरीके से मैं अपना इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन फाइनल ईयर में नहीं कर पाया था, मतलब ये पेपर 1 का जीएस का। तो मैं गेट में अपियर हुआ था, 2018 गेट में अपियर हुआ था, और ईएससी प्रीलिम्स में भी अपियर हुआ था। तो ईएससी प्रीलिम्स मैंने खाली टेक्निकल जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे गेट और ईएससी के, खाली वही पढ़े थे। और प्रीलिम्स का मैंने प्रिपरेशन पेपर 1 का नहीं किया था, जीएस जो हमारा पोर्शन होता है वो मैंने नहीं किया था। तो उसमें ऑल सिंस द 2018 पेपर वाज क्वाइट न्यूमेरिकल साइडेड, तो वो पेपर मेरा अच्छा चला गया था। मतलब एक कोइंसिडेंस की बात है, जस्ट बिकॉज कि मेरा ईएससी का पेपर 1 में थोड़ा कम स्कोर था, इस वजह से मैं उस साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। 2018 में अपियरिंग जो फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और गेट में अपियर हुआ था 2018 में, तो मेरा रैंक था 1545। अब उसका भी रीजन ये है कि मेरा रैंक इतना हाई क्यों रहा, जस्ट इवन कि मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छा था, इवन टेस्ट सीरीज में भी मेरा रैंक काफी अच्छा चलता था। तो उसका भी रीजन ये है कि जो अब मैं ये आपको अपनी मिस्टेक्स क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उन मिस्टेक्स से थोड़ा कि मेरे को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो मेरा रीजन वहां पे ये था कि मैं पैनिक कर गया था एग्जाम में। और गेट में क्या हुआ 2018 में, पेपर थोड़ा इजी था, बट जस्ट बिकॉज कि मैं क्वेश्चंस देखा और पहला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं थोड़ा पैनिक कर गया। सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, फिर और पैनिक कर गया। तो इस तरीके से आप क्या होता है कि आप इजी क्वेश्चन भी जो होता है ना, उसमें भी आप मिस्टेक कर जाते हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा रैंक थोड़ा गेट में उसमें खिसा गया था। तो वो उस साल मेरा गेट का फिर उतना अच्छा कुछ अटेम्प्ट रहा नहीं था। तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू नॉट टू गो फॉर माय प्लेसमेंट एंड टू कम टू दिल्ली फॉर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ माय गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया था अबाउट 7 to 8 मंथ्स मैंने दिल्ली में दिया था, वहाँ पे कोचिंग किया था, प्रिपरेशन भी किया था। मेजरली मेरी प्रिपरेशन खुद की थी। कोचिंग तो मैं ये कर रहा था कि कुछ एडअप अगर मेरे को करना है, तो उसके लिए मैं कोचिंग ज्वाइन किया था। एज बिकॉज मेरा कोचिंग का तो मेरे को उतना लगता नहीं था कि कोचिंग की वजह से ही मेरा सिलेक्शन होगा। आपको अपना एक जो है ना, एक इंडिविजुअलिटी है ना, वो रखनी पड़ेगी प्रिपरेशन में। आप कोचिंग में नहीं बैठ सकती, कोचिंग जितना पढ़ाया गया उतना ही मुझे पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये नहीं रखना है, अपने को अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखनी है प्रिपरेशन में, कि आपका पढ़ने का क्या तरीका है, आपके नोट्स बनाने का क्या तरीका है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, आपका रिवीजन करने का क्या तरीका है, आपका सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का क्या तरीका है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। ये सब चीज आपकी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। आप कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। कोचिंग खाली आपको गाइडेंस देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, जैसे शायद देवेंद्र भी है, उसने भी बिना कोचिंग के उसका गेट ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। तो एक एग्जाम्पल ही सेट होता है कि कोचिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस। मतलब आप कोचिंग के से जरूरी नहीं आप सक्सीड हो ही जाए। आप अगर सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है, आप डेडिकेटेडली कर रहे हो, पूरा डिसिप्लिन होके, तो सिलेक्शन बाउंड टू अकर। तो वही बात है। तो यही मैंने मतलब मेरा इंडिविजुअलिटी था। तो उस साल ईएससी मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेंस में फिर मेरा नहीं हुआ था। तो और फिर यूपीपीसीएल में मेरा हुआ था। तो आफ्टर दैट आई हैड जॉइंड यूपीपीसीएल and currently now I'm working as an assistant engineer in Uttar Pradesh Power Corporation Limited in Lucknow.
हाँ। फिर during the course of my job in 2020 I had prepared for GATE and engineering services and managed to crack both of them. ओके रजत, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, सो एस बी हम्म सी की मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। जैसे हम्म कुछ कुछ तो होते ही हैं जो क्वालिटी हम्म एजुकेशन देते हैं। तो उसका क्या रोल हम्म है और प्रिपरेशन में वो कितना इफेक्टिव रहता है? क्या जो सब्जेक्ट आपकी कॉलेज टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो क्या वो हम्म। हेल्प करती है क्या? मतलब कि वो कम समय लेती है या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उसका क्या रोल है? हाँ, इसका मैं आंसर करना चाहूंगा कि जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में मेरा मशीन्स काफी अच्छा था बिकॉज द फैकल्टी हु इज टीचिंग अस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम वाज क्वाइट गुड। तो और उस टाइम पे ये भी था कि जैसे आप अगर एकेडमिक्स की आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको समाओ आपको जो फॉरेन ऑथर्स हैं जो अच्छे ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स हैं जैसे मशीन्स में हमारी नागराथ कोठारी है, पीएस धीमरा है, और हम्म। पावर सिस्टम में भी आपकी नागराथ कोठारी है, तो उन बुक्स को आप सॉल्व करते हो और उनके आप जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स उसको आप सॉल्व करते हो जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आपकी फैकल्टी उसमें से क्वेश्चन पुट अप कर सकती है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट में डेप्थ बढ़ जाता है। आपको क्वेश्चन जो टफ होते हैं ना वो आप एक तरीके से वो लगाए हुए रहते हो। तो आप क्या हुआ कि अगर आपने न्यूमेरिकल एक बड़ा न्यूमेरिकल लगा लिया ना पावर सिस्टम का तो आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में इवन मेंस में भी और मशीन्स में भी तो वो सॉरी गेट में भी तो वो आप इजिली कर ले जाओगे। और तो मेरे को ये लगता है कि जो फैकल्टी से सब में हमारे कॉलेज में तो ये था कि जो हमारी कोर सब्जेक्ट की फैकल्टी थी लाइक पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन्स, तो ये काफी अच्छे थे। तो उस तरीके से हमारी इन सब्जेक्ट्स में डेप्थ थोड़ी अच्छी हो गई थी। तो जनरली मैं बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो उनका इस सब्जेक्ट में उतना ग्रिप नहीं है। हम्म। लाइक उनको मशीन्स में बहुत डाउट है, पावर सिस्टम में बहुत डाउट है, बेसिक पर यूनिट में भी बहुत डाउट आता है, तो बेसिक बेसिक चीजों में भी बहुत डाउट आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वेवफॉर्म में बहुत डाउट आता है। तो ये सब चीजें हम लोग को कॉलेज में उतनी अच्छी क्लियर हो गई थी एज बिकॉज कि हम लोग को पढ़ाया उस तरीके से गया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वेवफॉर्म का तो जो सबसे ज्यादा वो रहता है इवन फोरियर का, ये फोरियर हम लोग लगाने में बहुत ज्यादा वो रखते हैं, हेजिटेट करते हैं कि फोरियर सीरीज थोड़ा लगाने में या फिर अपना ट्रांसफॉर्म लगाने में। तो वो चीज आपकी थोड़ी वो हेजिटेशन हो जाती है तो वो आप उसमें कवर अप हो जाती है क्योंकि आपने उस तरीके से पढ़ा रहता है अपना कॉलेज में और एज बिकॉज आपके प्रोफेसर उस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको या फिर उस तरीके से आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं एग्जाम्स में। हाँ। तो ये थोड़ा मैटर करता है, आपके सब्जेक्ट की डेप्थ को बढ़ा देता है ये। तो पॉइंट ये है कि जितने भी लर्नर्स हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को मतलब कि अपने जो प्रोफेसर्स हैं जो आपको लगता है कि मजा आता है वो उनका पढ़ाया हुआ पढ़ने में, तो उसका बहुत फायदा उठाना है आपको। मतलब एक तो जब आप या तो फिर आप ड्रॉपर रहे होते हो या फिर आप हो सकता है कि फ्रेशर अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपके पास समय बहुत कम होता है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको अटेंडेंस भी कोप अप करना होता है, तो आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है। इस तरह से जैसे आपने सेमेस्टर के टाइम पे फॉर एग्जांपल नेटवर्क बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको समय उतना ही है जितना बाकी एक्सपीरियंस के साथ है, मतलब पास है। मतलब कि जो कोचिंग कर रहे हैं उनके पास भी उतना ही समय है, बट लेकिन आपको अगर स्मार्टली करेंगे, जैसे रजत ने डिस्कस किया कि अगर आपको जो बेसिक उतना उतना अच्छा है तो आपको बहुत कम समय देना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर किसी भी कहीं से भी स्टैंडर्ड बुक से। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और दूसरी सब्जेक्ट को उठाओ, मतलब कि वर्क ऑन योर वीक एरियाज, है ना। और अच्छी रैंक लाना मतलब आपके हर एक एरिया में आप स्ट्रांग होने चाहिए। जितने भी आपके वीक एरियाज है आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, है ना। तो ऐसे ही यही रैंक लाने का एक मतलब एक मूल मंत्र होता है कि आप जितने भी वीकनेसेस है आप उन पे काम करिए। जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं तो मतलब आई वाज वेरी वीक इन दिस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एक एक तो परमानेंट फैकल्टी नहीं था, और जो भी फैकल्टी स्टाफ आता था वो मतलब ऐसा छुट्टी वुट्टी मारता था। तो आई वॉज वेरी वीक, तो मैंने क्या करा कि सबसे ज्यादा समय उसी को दिया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। कि बाकी मतलब कोई चांस मत छोड़ो अपने आप को ब्लेम करने का या फिर अपने किसी भी प्रोफेसर को ब्लेम करने का, अरे यार ये तो कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं। सो कोई भी चांस मत दो अपने आप को ब्लेम करने का, अरे यार ये क्वेश्चन तुमसे इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके प्रोफेसर ने वो ठीक से पढ़ाया नहीं। कहीं से भी करो, कैसा भी मटेरियल कहीं से भी इकट्ठा करो आप। हम लोगों के पास कोई नहीं था गाइड करने के वाला, बट लेकिन आप लोगों के पास हम हैं। सो रीच आउट टू अस,
हम आप लोगों को एक एक क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि एक टेलीग्राम चैनल अपन लोगों ने इनिशिएट किया है। सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। अभी ये आप तक पहुंच जाएगा कैसे भी करके, जिस मीडियम के थ्रू आप लोगों के ये जूम मीटिंग पहुंची है वैसे आप पहुंच जाएगा। तो यस, तो एक चीज रजत मेरे को एक, अडॉप्ट करना है देवेन, हाँ एक चीज मेरे को अडॉप्ट करना है कि जैसे अगर कोई बंदा गेट या इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है, कि मतलब वो आपसे क्या चाहता है एग्जाम, करेक्ट। मतलब जैसे चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है चाहे वो गेट है, तो आपसे क्या डिजर्व कर रहा है, कि उनको एक मतलब नॉलेजेबल इंजीनियर चाहिए आपसे, कि आपको यस नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और वही खाली वो चेक कर रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, मैं प्रीलिम्स का एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो प्रीलिम्स में आपका जो ईएससी प्रीलिम्स होता है, उसमें आपका स्पैन ऑफ नॉलेज जज किया जाता है, आपको कितनी चीजें पता है। वो बहुत बेसिक, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन क्वेश्चन बहुत डाइवर्स पूछ लेगा। जैसे मैं ईएससी 2020 का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मतलब हमारे में आया था प्रीलिम्स के पेपर सेकंड में। उसने एक विंड मिल से क्वेश्चन था कि विंड मिल की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें चार ऑप्शन थे, टिप स्पीड था, पेरिफेरल स्पीड था, और भी एक दो दो ऑप्शन और थे, आई कुड नॉट बी एबल टू रिमेम्बर दैट। तो एक विंड, अब जैसे ये कि रिन्यूएबल से क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये जनरली हम लोग को कोचिंग में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि रिन्यूएबल में विंड मिल और विंड एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी डाइवर्स नॉलेज कितनी है वो थोड़ा, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसे 2020 में फिल्म्स के पेपर सेकंड में। तो ये चीज आपको स्पैन ऑफ इवन पेपर वन जो है आपका, जो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला जो है, उसमें भी आपका स्पैन ऑफ नॉलेज जज किया जा रहा है कि आपको कितना पता है, बीइंग एन इंजीनियर आपको कितना पता यस। है, डिजाइन, ड्राइंग, सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, आईसीटी, इन्वायरमेंट, इथिक्स, इन सब के बारे में कितना नॉलेज है बीइंग एन इंजीनियर। तो ये जज किया जा रहा है। और सेकंड चीज जो आपका मेंस है ना, तो मेंस में आपका स्पैन ऑफ नॉलेज जज किया जा रहा है, वहां पे क्वेश्चन डेप्थ में आएगा, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल रहेगा, और क्वेश्चन आपका डेप्थ में कितना आपकी सॉल्व करने की एबिलिटी है, कितना आप सोच सकते हो उस क्वेश्चन में, तो इन डेप्थ नॉलेज चेक करेगा आपका, वहां पे स्पेन नहीं होगा। क्वेश्चन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक क्वेश्चन चॉपर से आएगा, या फिर थैरिस्टर से आ जाएगा, या फिर रेक्टिफायर से आ जाएगा। उसमें ये नहीं कि आपसे बहुत बहुत डाइवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ज्यादा होगा तो वो सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, जैसे मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिलेट करती है, जैसे आजकल जैसे वो कर रहा है यूपीएससी, तो वहाँ ड्राइव से क्वेश्चन बन जाता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल से मशीन में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट के 2 to 3 years में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, वेदर इट यस, इज गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मतलब गेट का तो प्रीवियस ऑल्दो ईयर वेरी करता क्वेश्चंस को रहता है। हाँ, कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। ईयर बाय ईयर गेट का थोड़ा पैटर्न थोड़ा वेरी करता है, कि किसी साल गेट का पेपर थोड़ा टफ आ जाता है, किसी साल इजी आ जाता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज का थोड़ा ये रहता है कि समहाउ वो पैटर्न तो टच करके चल रहे हैं लास्ट ईयर का। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2017 के बाद का जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर के, हम्म। उनको आप अच्छे से देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा है और कहाँ से पूछा है। और बाकी उसके पहले के जितने पेपर हैं उनको खाली आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। और वन पॉइंट कि जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्या पोर्शन आपका स्ट्रांग है, क्या पोर्शन आपका वीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप वीक एरियाज पे ज्यादा काम करो और सबको ऑब्वियस जोन में जानो डालो, कि मतलब ठीक है ये तो ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। उस वाले जोन में लाओ, मतलब कंफर्टेबल जोन में लेके आओ सारी सब्जेक्ट को, है ना। फिर उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग ए गुड रैंक, है ना। तो अभी हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे रजत से, कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि टेस्ट सीरीज जब हम देना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में बहुत बेकार रैंक आने लगती है, बहुत बहुत सारी गलतियां करते हैं। 1/2 को 0.2 लिख देते हैं 0.5 की जगह, है ना। तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं। तो उनसे कैसे टैकल करते हैं, एनालिसिस ऑफ टेस्ट कैसे करते हैं, और अगर शुरू में आपकी रैंक खराब आ रही है तो आपको कैसे डिमोटिवेट नहीं रहना है, आपको कैसे मोटिवेट रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये माइंडसेट बनाना है कि अगर आपने ऐसा किया कि अगर आपने वहां पे डिमोटिवेट हो गए, तो आप अपनी गलतियों को असेस करने का एक मौका खो दोगे। तो गलतियां करना गलत बात नहीं है, गलतियां करके ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना गलत बात है। अगर गलतियां करोगे और ऐसे ही चुपचाप बैठ जाओगे तो पक्का है तुम्हारी रैंक कभी नहीं आ पाएगी। तो ऐसा है कि आप गलतियां करो, उसको एनालिसिस करो,
कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग बैठे रहते थे और 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है और उसका कम से कम 2 घंटे में सिर्फ एनालिसिस करते थे। और एनालिसिस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का करना होता है और जो क्वेश्चंस आपसे ना तो हुए हों या फिर आपसे ज्यादा टाइम लगा हो, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रजत बताओ कि जैसे टेस्ट सीरीज आप मतलब जैसे सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे उसको कैसे एनालिसिस करते हैं और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे ध्यान में रखना है, कैसे अटेंशन देना है अगली बार से, क्योंकि सिली मिस्टेक्स को तो सिर्फ फोकस से ही मिटिगेट किया जा सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो देवेंद्र, पहले इसमें मैं यही चीज बताऊंगा कि लास्ट मतलब जो मेरा पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट था बीएससी में, उस समय हम्म। मैंने टेस्ट सीरीज में क्या मिस्टेक्स किया, और जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें मेरा रैंक आया है, उसमें मेरा हम्म। क्या चेंज मैंने लाया था टेस्ट सीरीज में, वो चीज मैं यस। बताऊंगा। तो यस मैं अपना प्लीज। पहले दो अटेम्प्ट की अपनी मिस्टेक बताता हूँ। हम्म। तो मैं 2018 जो कॉलेज वाला अटेम्प्ट था, फर्स्ट हम्म। फाइनल ईयर जो अटेम्प्ट हम लोग दिया था, उस केस में क्या था कि मैं टेस्ट सीरीज जब दे रहा था तो उस टाइम पे मेरा फोकस क्या था कि मैं रैंक को बहुत देखता था कि मैं मेरी रैंक कितनी आ रही है। तो जैसे मेरा पहला टेस्ट जो मैंने दिया था वो था कंट्रोल सिस्टम का, और कंट्रोल हम्म। सिस्टम तो क्वाइट इजी सब्जेक्ट होता है, मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं होता इन कंपेरिजन टू मशीन्स और पावर सिस्टम। यस। तो कंट्रोल सिस्टम क्वाइट इजी है। तो उसमें मेरा रैंक काफी अच्छा आ गया था, मतलब 15-16 आ गया था आउट ऑफ 2016, तो मैं बहुत खुश। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें फिर मैंने पेपर को एनालाइज नहीं किया, मेरा 16 तक आ गया, आई थॉट कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा है। मैंने पेपर को कहाँ गलती किया, कौन सा क्वेश्चन स्किप किया, कितने टाइम में मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, ये कुछ भी एनालिसिस नहीं किया। अब उसके बाद क्या, नेटवर्क का दिया, नेटवर्क का भी काफी अच्छा गया। तो अब उसके बाद मैंने दिया अपना ये मशीन्स का। हम्म। अब मशीन्स में ये रैंक हुआ 100 के बाहर। अच्छा। तो फिर अब क्या था कि अब पहले हम लोग इतना मोटिवेट हो गए कि दो टेस्ट में काफी अच्छा चला गया, अभी तीसरा टेस्ट में 100 के बाहर हो गया, तो डीमोटिवेशन हो गया। तो अभी मैं क्या है कि इसमें मोटिवेशन और डिमोटिवेशन में ही घूम रहा हूँ। अब जो मेन जो चीज है जो मुझे करना चाहिए था वो चीज मैंने नहीं किया, वो चीज था एनालिसिस। तो यस। आप देखो, सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा हो जाने पे पेपर खुश नहीं होना है और खराब हो जाने पे दुखी नहीं होना है। करेक्ट। पॉइंट ये है कि ये जो पेपर है ये फाइनल फाइनल पेपर नहीं है, ना फाइनल गेट का पेपर है ना फाइनल ईएससी का पेपर है। पॉइंट है कि हमें इसमें अब ये देखना है कि अगर फाइनल पेपर ऐसा होता तो मुझे क्या कैसा कैसे अटेम्प्ट करना था। तो यस। ये चीज आपको देखना है। तो ये अपना रैंक देखो, वह ठीक है, अपना कितना क्या प्लेस है। पहली चीज, अपने को किसी से कंपेयर मत करो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है, अपने को किसी से कंपेयर मत करो। अपने को किसी से कम नहीं समझना है कि यस। यार मेरा प्रिपरेशन से कम है या इससे ज्यादा है। बिल्कुल नहीं है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो डिसाइड करेगा आपका प्रिपरेशन कैसा था। उस 3 घंटे में आपने कैसे परफॉर्म किया वो डिसाइड करेगा आपका रैंक कितना होगा, आपका आगे क्या कितना रैंक बनेगा, आपको कौन सा पीएसयू मिलेगा, वो सब उसी से डिसाइड होगा। तो हम्म। ये देखो कि मेरे को वो फाइनल पेपर अच्छा करना है, ये नहीं। और लेकिन उस फाइनल पेपर को अच्छा करने के लिए क्या है कि उसके बीच में मैं जितने भी टेस्ट दूंगा उसमें अपना बेस्ट दूंगा, जितना भी जैसा भी हो। अगर बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं देखूंगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उस गलती को मैं रेक्टिफाई करूंगा और उस पर वर्कआउट करूंगा। अब थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्या था कि थर्ड अटेम्प्ट में मैं गेट का, एक्चुअली मैं गेट में मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट में काफी बार टेस्ट सीरीज दे चुका था, तो मुझे थर्ड अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज देने का उतना था नहीं। तो मैंने क्या किया था, जो लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने गलतियां की थी ना, उनका मैंने पीडीएफ बना लिया था, क्योंकि हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसका वो सिलेक्ट कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, तो वो अलग से आ जाते हैं वो सारे क्वेश्चन। अब उसमें आप उसको पीडीएफ बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो उस पूरी स्क्रीन को। स्क्रीन टू पीडीएफ कन्वर्टर होता है, उससे मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया था। तो मेरी जितनी मिस्टेक्स थी ना, मेरी इजी के जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, जितने मैंने स्किप किए थे, या फिर जो भी कोचिंग मैंने ये सब मेडिसी का लिया हुआ था टेस्ट सीरीज, तो उसके मेरे जितने भी क्वेश्चन थे उन सबकी मैंने पीडीएफ बना ली थी। तो अब जो मैं थर्ड टाइम था ना, उसमें मैंने गेट का खाली प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, एज बिकॉज आई एम टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपरेशन। तो मेरे पास गेट के लिए उतना टाइम बचा नहीं था। हम्म। जनवरी और फरवरी के बीच में खाली एक मंथ का वो, गेट और ईएससी की प्रीलिम्स के बीच में खाली एक मंथ का डिफरेंस रहता है, तो मैंने उस टाइम पे खाली अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था। हम्म। और ये गेट का जो पिछले साल की जो मिस्टेक्स थी, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कर पाया था, जो मेरे हम्म। से गलत हुए थे, उनको मैंने देखा था। तो हम्म। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में खाली अपनी गलतियों पे फोकस किया है। और ईएससी का मैं टेस्ट सीरीज को देने का आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 18 जुलाई को प्रीलिम्स का पेपर है। तो अभी क्या है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही होगी आपको, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऑफलाइन टेस्ट में आप पेपर को निकाल लो, पेपर को हम्म। आप सॉल्व करो। तो जैसे अगर मॉर्निंग में आप स्लॉट में पेपर दोगे तो आपको शायद शाम तक वो सोल्यूशन दे देते हैं कि क्या सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन को क्या करना है, पहले तो आपको मैच करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, वो चीज आपने कर ली।
नेक्स्ट डे जाके आप उसका प्रिंट आउट करा लो, जो सोल्यूशन आपको मिला है ना उसका प्रिंट आउट ही करा लो, उस आंसर को हाईलाइट कर लो, जो उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे वो किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देगा प्रीलिम्स के पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, उसको आप हाईलाइट कर लो। हम्म। उस हाइलाइटेड को आप अपने पेपर के पीछे स्टेपल कर लो। अब जो आपका पेपर है ना वो नोट्स बन गया है। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उसको आपने स्टार मार्क किया होगा या फिर उसको हम्म। हाईलाइट किया होगा, तो उसी क्वेश्चन को आपको जब आपका एग्जाम आने को हो उससे 10 to 15 डेज पहले आपको खाली वही क्वेश्चन सॉल्व करने, उन्हीं क्वेश्चन की थ्योरी को देखना है, उसके पीछे का क्या एक्सप्लेनेशन था उसको आपको देखना है, आपको सारे क्वेश्चन फिर से नहीं देखना है। तो आप हर टेस्ट के बाद ये करो कि आपका जो क्वेश्चन बन रहा है क्यों नहीं बन रहा है, उसको एनालाइज करो। आप अगर 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप उसके बाद 2 घंटे बैठ के, कम से कम 2 घंटे बैठ के आपको एनालिसिस करना, हर छोटी छोटी चीज का एनालिसिस करना। अब मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर पे जाके देता था, मैंने लखनऊ अपनी पोस्टिंग ली थी ताकि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकूं। ये भी एक हम्म। रीजन था कि मेरे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी थी, जिससे मैं लखनऊ पोस्टिंग ले ली थी अपनी। तो उसमें मैं हर छोटी छोटी चीज को एनालिसिस करता था कि मेरा इस पॉइंट पे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मैं कैसे कर रहा था, मैं क्या क्या सोच रहा था उस टाइम पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे मैंने क्या सोचा, किस तरीके से अप्रोच किया। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है, आपके आसपास क्या हो रहा था, आप किस तरीके से बैठे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम थी, आपका माइंड कहीं तरफ किसी तरफ डाइवर्ट था, उस वजह से गलती हुआ है, कैलकुलेशन का कोई मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है तो उसको कैसे कम करना है। हर छोटी छोटी चीज को आप एनालिसिस करोगे ना, तो आप पहले 2-3 पेपर में भले आप खराब परफॉर्म करो, बट बाय द एंड ऑफ फुल एंड टेस्ट जब लिखोगे ना तो आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जो हम्म। जो मैं थर्ड टाइम था उसमें मेरा स्टार्टिंग में रैंक उतना कुछ खास नहीं आ रहा था। मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ ईएससी का। लेकिन लास्ट में जब फुल लेंथ में लिखने को जा रहा था तो मेरी रैंक अंडर 10 चल रही थी। ये चीज मेरी लास्ट के 2 अटेम्प्ट में नहीं हुई है। लास्ट के 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ, मेरी स्टार्टिंग में रैंक अच्छी चलती थी, लेकिन जैसे फुल लेंथ टेस्ट आता था ना तो मेरी रैंक खराब हो जाती थी। जस्ट बिकॉज कि मैं जो स्टार्टिंग के टेस्ट था ना उसमें मैंने एनालिसिस नहीं किया, अपनी गलतियों पर वर्कआउट नहीं किया। आपको पूरे टाइम अपनी गलतियों पर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं चाहे कुछ भी हो, करेक्ट। चाहे आप A+B करने में भी गलती कर रहे हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने में भी, बेसिक जो कैलकुलेशन उसको करने में भी गलती कर रहे हो ना, तो उसको भी एनालिसिस करना है, उन्हीं को वर्कआउट करना है। ये छोटी छोटी गलतियों पे आप जब काम करोगे ना तभी आप बड़ा एक अचीवमेंट ला पाओगे अपने टेस्ट में। और आपको ये भी देखना है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी पे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो चाहे वो गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, इट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड। अगर आप कहीं भी कंपनसेट कर रहे हो, आप अगर एक्यूरेसी पे कंपनसेट कर रहे हो, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी फ्रूटफुल नहीं है। और आप अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो बट आप वो एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है तो वो भी सही, मतलब आप दोनों वे में अगर आप कहीं भी कम ज्यादा कर रहे हो तो वो चीज सही नहीं है। आपको दोनों पे ही आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपनी एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को भी कम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। यस। यस, करेक्ट। नाउ अभी ये जितने भी लोग यहाँ पे एक्टिव है, अभी मतलब ये जूम मीटिंग का टाइम एक्सीड करने वाला है 5 मिनट में। तो मे बी हम लोगों को ये दोबारा से ज्वाइन करना पड़े आपके क्वेश्चंस पिकअप करने के लिए और आंसर करने के लिए। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सो बट हाँ। ये लिंक तो फिर शेयर करना पड़ेगा ना इनको। हाँ, ये सेम लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनल मीटिंग आईडी मतलब आपसे शेयर किया है, तो सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। ओके। तो एक चीज और रजत की, मतलब आजकल जैसे पेंडेमिक है ना? तो ऑफलाइन ऑफलाइन जैसे कोचिंग्स वगैरह तो बंद हो गई है। तो इन लोगों के लिए अभी दे विल बी फाइंडिंग डिफिकल्ट कि मतलब कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें। और अगर अनअकैडमी पे आप जाओगे तो मतलब वो हाई हाई चार्ज करते हैं। उनका उनका फी देख लो, 80,000 70,000 के कुछ है ना? सो आप लोगों की हेल्प के लिए, मतलब कि वी वी हैव टेकन द इनिशिएटिव कि मैं और रजत और भी टॉपर्स हैं। आप लोगों को पता है कि आपके जो सीनियर्स है वो बहुत अच्छा अचीव किए हैं गेट और ईएससी में। सो वी एज ए टीम आर इनिशिएटिंग दिस स्टेप कि आप एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, और वहां पे हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार किया है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने कोई वीडियो लेक्चर नहीं बनाया है, सो डू नॉट वरी, हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं किसी का। बट लेकिन हम जैसे तैयारी कर रहे हैं तो हमने कुछ कुछ सब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बहुत वीक था, तो मैंने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। तो ऑब्वियसली मेडी जी का मैंने वो बुकलेट था, जेरोक्स कॉपी मेरे पास था, और प्लस
एक एजुकेटर है आमिर हुसैन नाम से, मतलब कि मेरा तो मतलब परफेक्ट था, मतलब जो भी चीजें मेरे को प्रॉब्लम होता था मैंने वहीं से सारी चीजें क्लियर की। ठीक है, तो उसकी सारी प्लेलिस्ट मैंने उन सर से, आमिर हुसैन सर से परमिशन लेके एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, और उसमें सारा का सारा प्लेलिस्ट, सारी मतलब सब्जेक्ट्स का हर एक टॉपिक वाइज सारा का सारा अवेलेबल है उस टेलीग्राम चैनल पे। और वो चैनल की लिंक मैं आप लोगों को सबको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग मतलब जैसे अनअकैडमी वगैरह ये सब जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, और वन इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग जैसे मैं और रजत और देयर आर सम टॉपर्स फ्रॉम एचबीटीआई एंड अदर मतलब कॉलेजेस आल्सो। तो आप लोगों के जैसे एक प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस में कि आपको रियल टाइम में डाउट क्लियर नहीं कर पाते हो आप लोग। आप सब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो शायद, है ना? तो आपको जो भी डाउट रहेंगे तो वी विल बी एंटरटेनिंग योर डाउट्स, कि जो भी एक वो प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी डाउट आएगा, आप फॉर एग्जांपल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते समय आपको जरा सा भी कोई भी डाउट आएगा, उसको रियल टाइम में कोई भी टॉपर, अगर जैसे अगर रजत फ्री है तो रजत विल बी प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, अगर मैं फ्री हूं तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। और कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वी कैन स्केड्यूल वन जूम मीटिंग की, मतलब कि हो सकता है कि रजत विल बी होस्टिंग, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो हो सकता है कि यूट्यूब वीडियो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, तो लेट्स सी कि आप लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है। वी विल ट्राई आवर मैक्सिमम एफर्ट। और रजत, और वन लास्ट थिंग, कि ये जो मॉक टेस्ट होता है ना, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली गेट की बात करूं, तो मैं ये मॉक टेस्ट के बारे में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप ये सब तैयार कर लेते हो, सारी सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, है ना? कि अगर आपका एक दो सब्जेक्ट ऐसा रह भी जाता है कि फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर आपका नहीं हुआ है, तो आपको वहां पे छोड़ दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आता है फिर उसके बाद सिर्फ आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो टाइम लिमिट सितंबर एंड वीक था, कि सितंबर एंड वीक के बाद मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देना है, तो मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट दें, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें और उस पर लगातार टेस्ट दें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इनिशियल टेस्ट में अगर आपकी रैंक बहुत खराब आ रही है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। आप गलती, जैसे कि रजत ने बताया कि आप अपनी गलतियां सुधारो, वो बोलता है कि एक हरवंश राय बच्चन की कहना है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई, उसको सुधार करो। ऐसे ही वैसे ही करना है, अपनी गलतियों को असेस करो, उनको नोट करो, फिर देखो कि उसमें कहाँ कमी रह गई। आइदर कमी आपके कॉन्सेप्ट में होगी या फिर आप कोई सिली मिस्टेक किए होंगे। तो सिली मिस्टेक के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ योर फोकस और अटेंशन। हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत पढ़ ली हो, डेटा गलत लिख लिया हो, या फिर आंसर गलत लगा दिया हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस अपना फोकस बढ़ाइए और फोकस बढ़ाइए, बस दैट्स इट। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आप अपने नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है?